कि जो पोस्टमार्टम पहला पोस्टमार्टम हो रहा था, अभी हाईकोर्ट का आदेश के बाद दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ, उस टाइम इनकी बहन कहीं पोस्टमार्टम रूम के अंदर थी, उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। इंस्टिगेशन टू में सुप्रीम कोर्ट से कोई कन्विक्शन आज तक नहीं हुआ। जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट आए हैं एक्विटी हुई हैं। नहीं, अभी तक के सबूत तो बहुत मैक्सिमम अगर केस हो सकता है तो इंस्टिगेशन टू अबेटमेंट टू हत्या का नहीं हो सकता। इस केस में भी गिरिवाला सिंह ने अपने पद का, ओहदे का इस्तेमाल करते हुए और समर सिंह ने 3 दिन तक एफआईआर टलवाई थी। तो कहीं ना कहीं आप सिस्टम में है तो सिस्टम को आप हाईजैक कर सकते हैं, और जिस टेक्निकल ग्राउंड में आपको बेल मिली वो बहुत आपत्तिजनक था और उसको उन्होंने बेल चैलेंज किया है। और आज ऑनरेबल चीफ जो जज हैं वहाँ पे देवनारायण मिश्रा, उनके यहाँ सुनवाई हो रही थी, उस पर नोटिस इशू हुआ है। और ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ साफ कहा कि जब बेल ओवरनाइट दी जा सकती है तो कैंसिलेशन ऑफ बेल में ये टाइम क्यों मांग रही हैं। कि एक्यूज्ड हो चाहे विक्टिम हो, मीडिया के सामने जाने से थोड़ा बचे, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन में प्रभाव पड़ेगा और उनका केस जो मजबूत केस होगा वो कमजोर केस बन जाएगा। इसका झूठ कैसे काट लेगा? सुप्रीम कोर्ट को क्या एतराज है मीडिया से बात? नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक ऐसी लाइन बोली जो कई दिलों को चीर गई कि तलाकशुदा बेटी बेहतर है कि उसकी लाश हमारे हाथ में हो। यही लगभग मतलब था। और ये मामला इस बात से आया क्योंकि देश में कई जगह अचानक ऐसी घटनाएं हैं। नोएडा में हमने देखा दोनों परिवार धनवान, दीपिका नागर की मौत हो जाती है, उसमें दहेज का एंगल निकल के आता है। मध्य प्रदेश का दूसरा मामला है ट्विशा शर्मा का, जहां पर यह आता है कि वो खुद एक एक्टर है, मॉडल है, अपने पैरों पे खड़ी हुई है। उसके ससुराल में देखा जाए तो कोई कमी नहीं। उसकी सास पूर्व जज रह चुकी हैं, उसका पति समर सिंह वो मध्य प्रदेश सरकार का कानूनी सलाहकार रह चुके हैं। इसके बाद क्या होता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट में कैसे बात आई, तो अब ट्विशा शर्मा वाली बात करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। हमारे साथ हमेशा की तरह आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के विद्वान वकील विशाल सिंह जी और सूरज कुमार झा जी हमारे साथ होते हैं, जो हमें बेहतर तरीके से कानूनी पहलू को समझाते हैं। सबसे पहले विशाल जी आपकी तरफ आएंगे कि सबसे पहले समझाइए ये केस सुप्रीम कोर्ट में क्यों सुना गया? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ध्यान में रखते हुए कि जो एक्यूज्ड है उसमें से एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज भी हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन पे प्रभाव न पड़े, इसलिए इसको स्यूमोटो कॉग्निजेंस के तहत अपने पास बुलाया था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यह भी एश्योर करना चाहता था कि जो स्टेट की तरफ से एक एमपी हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था कि इसमें सीबीआई जांच हो, उसको भी एश्योरिटी करना चाहता था। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करने बैठा उसके पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमें खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने और हाई कोर्ट ने इसमें सीबीआई जाँच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा पहलू था इस मैटर को सुनने का, कि दोनों पक्ष के लोग, चाहे वो विक्टिम की फैमिली हो चाहे एक्यूज की फैमिली हो, मीडिया से काफ़ी मुखातिब हो रहे थे, जिसमें वो अपनी सारी बातें रख रहे थे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट काफ़ी दुखी था इस बात से कि विक्टिम तो अपीयर हो ही रहे हैं, एक्यूज्ड भी मीडिया में आ रहे हैं और सीसीटीवी की फुटेज दिखा रहे हैं, कई ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री बता रहे हैं, कोई ज़मीन किसी के नाम पे कराया है तो वो बता रहे हैं, जिससे कि ट्रायल प्रभावित हो सकता है। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मामला था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विक्टिम की फैमिली को भी हिदायत दी है कि अभी जो आपके सब्सटेंशियल एविडेंस हो सकते हैं, सब्सटेंशियल विटनेस हो सकते हैं कोर्ट में, अगर वो मीडिया के माध्यम से अपनी सारी चीज़ें बता देंगे तो एक्यूज्ड की फैमिली को उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब ट्रायल में वो लोग विटनेस के तौर पर क्रॉस एग्जामिनेशन अचीव करेंगे तो वो सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे। पहले ही मनोदशा ऐसे लोगों की पता चल जाएगी जो एविडेंस हो गए विक्टिम की तरफ से। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही संजीदगी के साथ एक बार फिर से हमें पुराने नियम को बताते हुए कहा है कि एक्यूज्ड हो चाहे विक्टिम हो, मीडिया के सामने जाने से थोड़ा बचे, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन में प्रभाव पड़ेगा और उनका केस जो मजबूत केस होगा वो कमजोर केस बन जाएगा। ठीक है, मैं इस बात को भी सूरज झा साहब के पास जाऊंगा, लेकिन सूरज शाह साहब मैं थोड़ा सा जो विशाल जी ने बताया, जो मुझे बताया सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, मैं मीडिया, चूँकि मीडिया पर्सन हूँ, मैं मानता हूँ कि कोई आदमी जब परेशान होता है और उसे न्याय नहीं मिल रहा, मैं ये बात जोड़ रहा हूँ, या उसे न्याय में किसी तरह की शंका होती है या उसे कोई समय की समस्या होती है, तो वो अपनी बात कहने का एक जगह, उसकी तमाम जगहों में से एक जगह मीडिया भी होती है, अफसरान भी होते हैं, नेतागण भी होते हैं, जैसे
वो उसके पास गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास, उन्होंने आदेश दिया। सवाल यह है कि यहाँ पर धन के तौर पे दोनों परिवार बराबर थी, क्योंकि एक परिवार में एक व्यक्ति मेजर है और जो विक्टिम है प्रीशा शर्मा वो मॉडल है, एक्टर है, वेल सेटल्ड लड़की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए पावर, सिस्टम की पावर पे देखा जाए तो समर सिंह कौन है? मध्य प्रदेश सरकार के कानूनी सलाहकार रह चुके हैं, यानी कि सिस्टम के अंदर एक पैठ है। माँ गिरिवाला सिंह चूँकि पूर्व जिला जज रह चुकी है, मैं किसी को पहले से दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। वहाँ पे वो कहते हैं, मैं और भी चीज़ें बताऊँगा जो मैंने भी ग्राउंड पे जाके कवर करी हैं मध्य प्रदेश में, वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन मीडिया से सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है? अगर जो सत्य है वो काट होता है, उसका काट होता ही नहीं है। अगर हम सच, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं मेट्रो से या मैं कैब से या मैं वहाँ से चल के आया हूँ, आपके वहाँ चाय पी है मैंने, तो वो चाय वाली बताए कि शिवेंद्र गौड़ ने चाय पी और मैं सूरज कुमार झा से सही बोल रहा हूँ जी। इसका झूठ कैसे काट लेगा? सुप्रीम कोर्ट को क्या एतराज़ है मीडिया से बात? नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट है भी नहीं। मसला ये है कि जो प्रकरण है, बिल्कुल आपके सब जब सवाल बहुत अच्छे हैं। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अभी फिर नहीं उठाऊँ, मैं नहीं पूछने जाऊँ। हाँ, मीडिया बिल्कुल, मैं अभी उसमें गलत काम ना करूं। अगर मुझसे हो रहा है। नहीं, मीडिया का रोल भारतीय लोकतंत्र में बहुत बढ़िया है और कई बारी, और इस केस में आप पिछले का अनुभव तो 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा रखते हैं। इस केस में भी गिरिवाला सिंह ने अपने पद का, ओहदे का इस्तेमाल करते हुए और समर सिंह ने 3 दिन तक एफआईआर टलवाई थी। तो कहीं ना कहीं आप सिस्टम में है तो सिस्टम को आप हाईजैक कर सकते हैं। और जिस टेक्निकल ग्राउंड में आपको बेल मिली वो बहुत आपत्तिजनक था और उसको उन्होंने बेल चैलेंज किया है। और आज ऑनरेबल चीफ जो जज हैं वहाँ पे देवनारायण मिश्रा, उनके यहाँ सुनवाई हो रही थी, उस पर नोटिस इशू हुआ है। और ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ साफ कहा कि जब बेल ओवरनाइट दी जा सकती है तो कैंसिलेशन ऑफ बेल में ये टाइम क्यों मांग रही हैं, अभी डिसाइड होना चाहिए। इस पूरे केस में अगर देखेंगे तो मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा। इनके पिताजी जब गए और मामला हुआ, यही ध्यान रखिए, यही मीडिया है जब मणिपुर वाले में, जो सोनम रघुवंशी वाले में, अगर मीडिया मामले को ना उठाए तो कई बार मामले दब जाते हैं। तो इसलिए मैं सोनम रघुवंशी, हाँ राजा रघुवंशी, उसमें भी कोई बात नहीं हो पा रही, लेकिन मीडिया ने जब मैटर को हाइप किया, उठाया, तो चीज़ें जब पता चली कि उसकी पत्नी ही उसमें इन्वॉल्व थी सारा कुछ कराने में। तो मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते मीडिया का रोल बहुत बढ़िया रहा है इस केस में। अब चूंकि क्या हो रहा है कि गिरिवाला सिंह बेल होने के बाद पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, मीडिया को अपने घर बुला करके बहू के बारे में आपत्तिजनक कर रही हैं। उसके बारे में तो हम मानते हैं, उससे हमें भी नहीं मिलना चाहिए। बहुत हाँ बिल्कुल कर रही हैं और पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज रोक रही है। इवन कि ये भी एलिगेशंस हैं कि जो पोस्टमार्टम, पहला पोस्टमार्टम हो रहा था, अभी हाईकोर्ट का आदेश के बाद दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ, उस टाइम इनकी बहन कहीं पोस्टमार्टम रूम के अंदर थी, उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। सीसीटीवी फुटेज आप प्रिजर्व करा रहे हैं, कहीं कहीं आप एविडेंस टेम्पर करवा रहे हैं। तो आज यही कंसर्न जो है, ये आरोप है, नहीं हुआ है ये चीज़ें, आरोप है, बिल्कुल आरोप है। उस पर कहीं न कहीं देखिए शारदा बिरदीचंद का मामला है जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को एस्टैब्लिश करने पंचशील से ध्यान बताता है। तो जो पूरे केस को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस केस, पूरे केस में उनका रोल जो है, दोनों माँ बेटे का, बहुत ही सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया। और सारी चीज़ें करने के बाद इसीलिए जब एमपी गवर्नमेंट ने सीबीआई को ट्रांसफ़र किया केस, आज सुप्रीम कोर्ट में पहला आर्गुमेंट ही इसी लाइन से शुरू हुआ। आइटम नंबर 41 था और सीक्वेंस 40 नंबर 1 पहले आया, यानी चीफ जस्टिस पहला मैटर यही सुने। उन्होंने साफ साफ पूछा क्या ये हो गया, मतलब ट्रांसफर, कहा कि हो गया। यानी एमपी, यहाँ के जजेस भी इनडायरेक्टली ये देख रहे हैं या समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो वहाँ पे पदासीन हैं। अभी भी वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की मेंबर थी वो, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। इसीलिए जो है पुलिस से लेकर के सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। एमपी गवर्नमेंट के जो आदेश है उसको वैलिडेट कर दिया गया। और एक चीज़ और मैं आपके दर्शकों को बता दूं, जब ये इन्वेस्टिगेशन होगा और सेकंड ऑटोप्सी की रिपोर्ट अवेटेड है, आने वाली है, आप पाएंगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को इन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। ये मेरा एप्रीहेंशन नहीं, ये मेरा देखिएगा रीजनड एप्रीहेंशन है। ठीक है, आप आशा उम्मीद जता रहे हैं। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं वकील साहब की तरफ आऊँगा कि जब जिला अदालत के अंदर में, देखिए एक चीज़ होती है कि चाहे पुलिसकर्मी हो, जांच अधिकारी हो, जब सामने कानून के ताकतवर लोग हों, जैसे पूर्व जिला जज की काफ़ी सम्मान भी होता है, चाहे वो पूर्व जिला जज हो, और प्रदेश सरकार के कानूनी सलाहकार, उनकी भी बहुत बड़ी हैसियत होती है। तो वहाँ पुलिस वगैरह भी फूक कर कदम रखती है, सारी चीज़ें होती हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन मैंने देखा जब जिला जज के यहाँ, जिला अदालत में जब इस बात की बहस हो रही थी कि हम पोस्टमार्टम दूसरे दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए, तो वहाँ पे तर्क क्या दिया गया? विशाल जी आपकी तरफ आऊँ। वहाँ तर्क ये दिया गया कि
ये एम्स के डॉक्टरों का अपमान है भोपाल के। एक मिनट सुनिएगा आप। तो सवाल ये है कि अगर मैं फिर वही सत्य की बात आऊँगा, अगर पोस्टमार्टम एक बार नहीं 4 बार हो जाए, मान लीजिए एक पीड़ित मांगी तो कर रहा है, और अगर अदालत को फैसला एक मिनट सर मैं पूरी कर लूँगा, तो अदालत में वो मांग कर रहा है, अदालत में मांग डिसीजन अदालत का है, वो दोबारा पोस्टमार्टम आदेश दे या ना दे। और हम विक्टिम के वकील होकर के अगर कहते हैं कि कारण नहीं देते उसके कोई हम ऐसे सबूत नहीं देते, क्यों आवश्यकता नहीं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो डॉक्टरों का इमोशनल खेल कि डॉक्टर बेइज्जत होंगे। तो पहले आता हूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। तो ये जो तर्क थे उनके वकील के पोस्टमार्टम दोबारा करने वाली बात पे, हालांकि हाईकोर्ट ने कर दिया, तो वहाँ से मुझे शक हुआ कि कहीं पोस्टमार्टम के समय कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई। कई बार भाई वकील के आर्गुमेंट से ही पता लग जाता है, आपको भी लगता हो कई बार वहीं से आपको पेच मिल जाता होगा, अरे साहब ये तो ये कह रहे हैं, इन्हें क्या दिक्कत है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं जहां तक जानता हूं अभी कि 4 डॉक्टरों की टीम दिल्ली एम्स की, अभी इसकी दूसरी ऑटोप्सी की गई है और उसके बाद उनका क्रिमेशन भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर जो सत्य है तो वो सत्य ही अल्टीमेट ट्रूथ है, उसको मान लेना चाहिए। अगर एक बार कराएंगे 10 बार कराएंगे, पोस्टमार्टम में वही रिपोर्ट आएगी। आपसे पूछूं, आप अगर वकील होते उस केस में और आपको विश्वास होता कि इस पोस्टमार्टम में कुछ गलती नहीं है, तो आप कहते हैं करा लो दूसरी बार। जी, मैं कभी नहीं मना करता। अगर मेरे आप मना करते और ये कहते डॉक्टर की आप सम्मान से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ी आशंका आपको होती है विरोधी वकील के। देखिए, ये कोई पॉइंट ही नहीं था कि डॉक्टरों के इसमें कुछ ऊपर या नीचे होगा या एम्स के डॉक्टरों का अपमान होगा। डॉक्टर बने ही हैं जनता की सेवा के लिए, और उनको पहला जो वो डॉक्टर का इथिक्स सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है कि निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए मेहनत करेंगे। कोविड के समय हमने देखा भी कि किस तरीके से डॉक्टर अगर चाहते तो घर में पैक हो जाते। लेकिन ये होता है, जैसे अब हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, कई बार एक डॉक्टर जो है पोस्टमार्टम करता है, मांग करते हैं 3 डॉक्टरों पैनल करके करा दिया जाता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? जो पहले वाले डॉक्टर का अपमान थोड़ी है। नहीं, कोई अपमान नहीं है। इवन की अभी एक रिसेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जिसमें पैसिव यूथेनेसिया को एक्टिवली माना है, उसमें भी प्राइमरी रिपोर्ट बनेगी डॉक्टर की, फिर सेकेंडरी रिपोर्ट बनेगी। तो इसमें किसी का अपमान नहीं है। लेकिन ये गेम खेला गया अदालत में, ये बात करने की अदालत के सामने। और साहब हाँ, इस पे मैं दूसरा क्वेश्चन जो आपने भैया से लिया था उसको मैं बताऊंगा कि क्यों मीडिया में विक्टिम का या एक्यूज्ड का बयान ज्यादातर नहीं। मैं विक्टिम का कह रहा हूँ, विक्टिम का भी कह रहे हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है उसमें माना जाता है कि एक्यूज्ड को कहीं ना कहीं इस चीज का लाभ मिलेगा अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं रहेगा। सुरक्षा के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ना कि उसे एतराज था, उन्होंने कहा कि विक्टिम का मतलब एक्यूज पक्ष फायदा उठा सकता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, अगर विक्टिम की तरफ से कोई आ रहा है, वो कह रहा है कि ये तो धमकी देता था लड़की को कि ये बच्चा जो तुम्हारे पेट में है ये दूसरे का है, और उसके लिए कोई मैसेज होगा या कोई डिवाइस होगा, तो ये जब बात उस एक्यूज्ड को पता चलेगी तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। या फिर उसका जो वकील होगा एक्यूज्ड का, कोर्ट में जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो उससे पूछेगा घुमा घुमा के क्वेश्चन कि आपने कहाँ देखा था, आपने ये बयान क्यों दिया था, आप कैसे ये जानते हैं। तो इसका फायदा विक्टिम को कभी नहीं मिलेगा, एक्यूज्ड को मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं और बेहतर, कि जो मीडिया में दिए गए बयान होते हैं जी, क्या उन बयानों को अदालत में उनका कोई वजन होता है? बिल्कुल वजन होता है, हर एक बयान का, हर एक चीज का वजन होता है। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर मामले में सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा को भी डांट लगाई थी कि पहली बार हमारे ही पास आपका केस आया था जब हमने आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कैंसिल किया था, लेकिन अब अगर होगा तो हम कैंसिल कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की तो तब करे ना जब वो सुप्रीम कोर्ट के नियम तोड़े, अवमानना करे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। वो विक्टिम एक बयान देता है, कोई विक्टिम मीडिया में बयान देता है, कोई सुप्रीम कोर्ट के नियम नहीं तोड़ता है, वो अपनी बात कहता है कैमरे पे, हम मेरे कैमरे पे कह देता है। उस कैमरे पे कही गई बात की अदालत में क्या महत्व है? पूरी महत्व है। अदालत में उसकी वेरासिटी के लिए कोर्ट में वकील एक्यूज्ड की तरफ से जा सकते हैं, और कई बार जो विटनेस होते हैं उनको भी कहा जाता है कि आप पैसे ले लो, हमारे तरफ से होस्टाइल हो जाओ। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इससे बचने के लिए कई बार ऐसा होता है कि एविडेंसेस पड़े होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। जैसे कि अगर विक्टिम की मां कहे कि उसने तो अपने जेवर में एक चीज ऐसा छिपा के रखा है, अपने डायरी में लिख के रखा है कि हमें दहेज के लिए ऐसे डेट पे बोला जाता है। अब एक्यूज्ड को पता चलेगा तो पूरा घर खंगालेगा, वो डायरी खंगालेगा और डायरी को डिस्ट्रॉय कर देगा। चलिए अब मैं दूसरी 2 बातों पे आता हूँ। एक, सुप्रीम कोर्ट में आज बात कही गई
कि एक नैरेटिव बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, कि कोर्ट कह रहा हूँ क्योंकि जज किसने कही मुझे नाम याद नहीं है, तो नैरेटिव बनाया जा रहा है क्योंकि उसमें एक एक्यूज्ड गिरिवाला सिंह पूर्व जज हैं, तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जज हैं पूर्व, इसलिए वो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो फ़ायदा उठा रही हैं, वो ये सारी चीज़ें कह रही हैं। एक लाइन ये भी, कोर्ट ने क्या इस तरीके से गिरिवाला सिंह के इस नैरेटिव को भी उनके पास पहुंची बात कि नैरेटिव हो रहा है, या वास्तव में भी फ़ायदा उठा सकती है? मुझे तो लगता है इतना बड़ा ताकतवर आदमी उठा सकता है। देखिए, फायदा तो अगर यही सबसे बड़ी चीज देखी जाती है कि अगर कोई नैरेटिव पर हम क्या कह रहे हैं? अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है तो उसका फायदा उठा लिया जाता है। आज भी सॉलिसिटर जनरल की एक ही मांग थी कि इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए। कुलदीप सिंह सेंगर के केस में इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि फायदा अपने पावर का, अपने गवर्नमेंट का उठा सकते हैं, इसीलिए दिल्ली में केस ट्रांसफर किया गया था। तो फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक कोई रीजनेबल अप्रीहेंशन ना हो, डाउट ना हो, तब तक अगर ऐसे केसेस में ट्रांसफर करेंगे या फिर इस तरीके का बयान देंगे, सुयो मोटो कॉग्निजेंस लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर ट्रायल के अगेंस्ट है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया न सिर्फ विक्टिम के राइट को प्रोटेक्ट करता है बल्कि एक्यूज्ड के भी राइट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आर्टिकल 22 में भी कहा जाता है कि आप विद इन 24 आवर लेकिन मजिस्ट्रेट हमने जिला अस्पतालों में कई बार, मैं शहरों में भी जो है वो करता था रिपोर्टिंग, अब तो दिल्ली में कर रहा हूँ, तो मैंने कई दीवारों पे लिखे देखा, थाने में भी, अदालत में भी, कि यहाँ वादी का हित सर्वोपरि है। वो झूठ लिखा है। वही बात मैं कहना जा रहा हूं कि आर्टिकल 21 में कहा जाता है कि जब तक आप दोष सिद्धि नहीं हो जाता तब तक आपको अपराधी भी कोई नहीं कह सकता। ये भी आपके राइट के अगेंस्ट है। तो मेरा भी मानना है कि हो सकता है कि नॉर्मल पब्लिक इससे अलग ओपिनियन बना ले, लेकिन एक अधिवक्ता होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते हमें इस चीज को प्रिजर्व करना है कि जो एक्यूज्ड हो वो बच ना पाए। मैं समझ गया आप ये कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और मेरी भी समझ में, आपसे ये बात समझ में ये आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि आप मीडिया पर रोक लगा दिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इसमें जो वकील साहब ने ऐसा बताया कि मीडिया में कही हुई कई बातें भी सुप्रीम कोर्ट में सबूत बन सकती हैं। मुझे कितना वो जज उसे मानेंगे उसकी बहुत सारे परीक्षण भी होते होंगे, ऐसा नहीं कोई भी कुछ कह दे और बनावटी भी हो सकता। ये जो चीज़ कही गई है, गिरिवाला सिंह चूँकि पूर्व जज हैं, प्रभावित कर सकते, मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ के देखता हूँ। मैंने लोगों को अदालत में आत्मसमर्पण करते देखा है, मैंने उनका पीछा भी करा है सूत्रों के हवाले, जब मुझे पता लग गया। अब बड़े बड़े अपराधियों को, कोई वकील के बेस में पीछे बैठ के चला गया, कोई बुर्का पहन के चला गया। समर सिंह ने चश्मा लगाया, टोपी लगाई और सब रुके, लेकिन वो जबलपुर की कोर्ट में क्यों हुए? यहाँ पे उनके जो वकील हैं, जो दूसरा पक्ष है टोइसा शर्मा पक्ष के, उन्होंने कहा जबलपुर में इनका पूरा सिस्टम इनके पक्ष में था, कहीं और जाते तो रास्ते से गिरफ्तार होते। इन्होंने अपनी जो एंटीसिपेटरी बेल वापस ली, वो अपना ध्यान हटा, 2 वजह से ली, इस पे बताइएगा आप दोनों। उन्होंने इसलिए वापस ली कि कोर्ट अगर कोई, हाई कोर्ट अगर इन्हें एंटीसिपेटरी बेल नहीं देता और कोई सख्त टिप्पणी कर देता तो इनकी माँ की बेल पर भी उंगली उठ जाती। 1 नंबर बात। तो इन्होंने ना सिर्फ वो किया बल्कि एक तो ये किया कि अपनी माँ की बेल को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने कोई ऐसा नहीं करा कि हाजिर होना चाह रहे हैं, वरना पहले बेल लगा ही रहे थे, तो ऐसी सहानुभूति के ये हकदार नहीं है। दूसरे, वहाँ इन्हें अदालत में जाने तक पूरा सिस्टम इनके साथ था, बीच में एंटीसिपेटरी बेल नहीं थी, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अदालत में आराम से बैठे हुए थे, हाजिर हो गए, वहाँ सिस्टम ने इनकी हेल्प। बिल्कुल, हाँ, सिस्टम हेल्प फेर हुई है, और मैं आपको हेल्प की बिल्कुल बिल्कुल हेल्प की है। और मैं इसमें अभी 2 मुद्दे आपके अभी, और मैं एक मुद्दा को एड्रेस करना चाहूँगा। माता जी वाला मैटर रह गया था, मैं कहूँगा कि अभी पहले उसी इशू को एड्रेस कर लेते हैं कि इस सेकेंड ऑटोप्सी इसलिए हुई। अभी अब आपको बता दो आपके दर्शकों को, जब भी कोई सस्पिशियस डेथ होती है और या फिर कोई, तो रीजन ऑफ डेथ और कॉज ऑफ डेथ को असर्टेन करने के लिए सीआरपीसी 174 इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग की बात करता है, जो कि अब चूंकि कानून बदल गया, बीएनएसएस की धारा 194 हो गई है। इस केस में भी यही हुई। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग होने का मतलब मेडिकली पूरा बॉडी उतारेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे और फिर डेथ ऑफ कॉज, रीजन फॉर डेथ, कॉज ऑफ डेथ लिख करके फिर उसकी प्रोसेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेंगे। अभी जब ये इनकी पीड़िता के परिवार को पता चला कि उस रूम में इनके बहन थी और इनका कोई रिलेटिव था जो इन्फ्लुएंस कर सकता था, और एक बात आप जान के चलिए आपके
दर्शकों को, हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहे हैं, जिला अदालतों में या कहीं भारत के सुदूर प्रदेश में वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ के जजेज, वहाँ के एसपी, डीएसपी, बड़े ओहदे वाले जो नेता हैं, वो न्यायिक प्रक्रिया को बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं। इसे कोई अनदेखा नहीं किया जा सकता जब तक कि उस पर मीडिया का बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल करता हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ वो गलत होते हैं, इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहा हूँ मैं बहुत बड़ी बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये बात सच है कि हम यहाँ पे खड़े होकर कानून की अच्छी बातें करना है, अच्छे हम पे आप एक घंटा हम लोग लेक्चर दे सकते हैं कानूनी प्रक्रियाओं पे, लेकिन उस प्रक्रियाओं का ही लोग दुरुपयोग करते हैं। इसी बात को आप समझिए, जब तुषार 22 मई को सुनवाई हो रही थी, उनके परिवार वालों ने रिट पिटीशन लगाई थी सेकंड ऑटोप्सी की, उस ऑटोप्सी को सुनवाई करते हुए तुषार मेहता जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने यहीं से ज्वाइन किया था। उन्होंने कहा था कि जब भी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग होती है तो वहाँ स्टेट यानी पुलिस और मेडिकल का काम होता है, उसमें एक्यूज का राइट नहीं। एक्यूज सोचिए, एक्यूज ऑब्जेक्ट कर रहा। आज भी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। आज इनकी तरफ से सिद्धार्थ दुबे जैसे बहुत बड़े अधिवक्ता अपीयर हो रहे हैं जो कि माने जाने वाले अधिवक्ता है। वहाँ सेम डे में आज ही वहाँ जब बेल पे आर्गूमेंट चल रहा है तो उनकी नित्या रामाकृष्णन जैसे सीनियर एडवोकेट अपीयर हो रही है। तो समहाउ कुछ तो बात है जो आप अपने आप को अंडर कवर अप करने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं, नहीं सर, फीस नो सर, फीस का मसला ही नहीं है। हर अक्यूज को डिफेंड करने का बिल्कुल आप विशाल जी यही बोलेंगे, हाँ, कि अधिकार है डिफेंड करने का, लेकिन इस तरीके से प्रो अप्रोच लेके चलना है। यहाँ पे प्रो अप्रोच है। अब आ जाते हैं आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि इन्फ्लुएंस कह सकते हो, 100% इस केस में इन्फ्लुएंस किया गया है। 3 दिन तक एफआईआर नहीं होना, कहीं ना कहीं आप अपने जज उसको करने का कोशिश किया। और दूसरा जो आपका एंगल था कि क्या उन्होंने सरेंडर किया, वो सरेंडर नहीं कर रहे थे, मीडिया का प्रेशर पड़ा, कोर्ट का नाराजगी, सरेंडर था। और वहाँ जबलपुर में इनके अपने लोग थे, वहाँ सरेंडर करने की कोशिश की, भोपाल में नहीं किया। हाँ नहीं, भोपाल में नहीं किया। वहाँ पे मैं जज साहब को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने सरेंडर, ये कोशिश यह करने गए थे सरेंडर कम बेल। वो नियम ही होता, मैंने आपको पवन खेरा वाले मसले पे भी समझाया था, अभी भी समझा दूँ। आप कोर्ट में जाते हैं, एक बेल पेपर तैयार होता है, उसी में लिख देते हैं सरेंडर कम बेल एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड, यानी आप तुरंत कोर्ट हैंड टू हैंड बेल ले लेते हैं। ऑनरेबल जज ने कहा नहीं, ये केस भोपाल का है, आप भोपाल जाइए, क्योंकि इन्होंने कहीं बेल अप्लाई ही नहीं की थी। तो पुलिस इस बीच में उठा ली और उनको उठा लेती है, तो कानून का काम किया। और जज ने बहुत मतलब जबलपुर जज ने बहुत अच्छा काम किया। उनकी इनकी सरेंडर कम बेल एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और सीधा कहा कि नहीं, अब इतने में भोपाल पुलिस आ गए। फिर भोपाल इनको पेश किया गया, अभी 7 दिन के पुलिस कस्टडी में है। प्रथम दृष्टि अगर कानून के छात्र से पूछें तो इनकी भूमिका और इनकी मदर की भूमिका पूरे संदेश से। एक सवाल है मेरा जी, क्योंकि आप लोग बड़ा प्रैक्टिकल, आपकी तरफ आऊँगा सब, क्योंकि आज हमारे दोनों अधिवक्तागण जो हैं थोड़ा डिफरेंट व्यू रखते हैं और कोई बड़ी बात नहीं, हमको इससे समझ मिलती है। मैं इसलिए रख रहा हूं। नहीं, वो हम लोगों के लिए और दर्शकों के लिए बेहतर है कि दोनों उस पर वो भी समझ सकते हैं डिफरेंट व्यू क्यों है। डॉडी डेथ में कानून बहुत स्पष्ट है। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, डॉडी डेथ जब भी होती है, कोई भी मैरिज के 7 साल के अंदर अगर कोई अननेचुरल सर्कमस्टांसेज में डेथ हो जाती है तो उसको डॉडी डेथ कहा जाता है। ठीक, उसमें जो अभियुक्त होते हैं सेक्शन 80, अभी उस पर भी आएंगे। अभी आप सेक्शन 80 जवाब मुझे दे दीजिए। हाँ। बस एक जवाब कि जज ने अपना काम किया, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल अनुभव देखा, आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर किसी तरीके से एक्यूज्ड, हाँ, किसी तरीके से चाहे बाहरी प्रशासन, पुलिस की अनदेखी से या पुलिस थोड़ा ढीला हो जाए और उसको जाके वो जज के कमरे में पहुंच जाए, हाँ, बस वहाँ से वो फिर पुलिस के डंडे से या पुलिस की अन्य पूछताछ से सेफ हो गया, अब रिमांड के लिए मांगना पड़ेगा, तभी पूछताछ होगी। वहाँ बिल्कुल, लेकिन वहाँ जज साहब आपको, जज साहब क्या करेंगे? जज साहब कस्टडी में भेज देंगे? नहीं भेज सकते, लेकिन आप हाँ, वहाँ से पुलिस कस्टडी में जेल ही तो भेज टेक्निकली लोग देंगे। इसलिए जाते हैं कि हाँ पुलिस कस्टडी ना हो पाए, और इस केस में भी इसीलिए गए थे बेल कम सरेंडर हो जाए या एटलीस्ट जेल चले जाएं। यहाँ पे ये बच रहे थे पुलिस कस्टडी से। पुलिस कस्टडी मतलब आपको पुलिस थाने में रहना पड़ेगा 7 दिन, हर दिन आपका मेडिकल होगा। और जब पुलिस कस्टडी अभी ये 7 नहीं, अभी पुलिस कस्टडी है 7 दिन की, 7 दिन की। और मैं आपको बताऊं, अभी मैं डॉडी डेथ जज की बेहतरी की वजह से हुआ। और मैं एक चीज अभी बीच में रह गई थी, थोड़ी सी कानून की समझ, मैं इस केस की संजीदगी समझा दूं। डॉडी डेथ प्रिजम्पशन ऑफ डॉडी डेथ है एज पर इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA धारा 118 साफ साफ कहता है कि जब भी कोई डॉडी डेथ हुई है तो जो एक्यूज होता है ये कोर्ट मान के चलेगा। सेल प्रिज्यूम, समझिए, सेल प्रिज्यूम वर्ड लिखा है प्रॉपर BSA में, यानी कोर्ट ये मान के चलेगा कि आपने डॉडी डेथ काट की होगा, मतलब कारित की है। अब जो एक्यूज होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करे कि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, साबित करे कि नहीं किया। यस, तो ये पूरा केस अगर मुझे आप देखें कानून के विद्यार्थियों ने गिनाते हैं तो गिरिवाला सिंह और जो भी इनके हस्बैंड समर सिंह उनकी डॉडी डेथ है इस केस के प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। और अभी तुषार मेहता साहब का फिर से लाइन कोट कर दूं, इनका एक दिन बाहर रहना एविडेंस को टेम्पर करने के बराबर है, जिन्होंने अभी उन्होंने CBI जांच हो गई है तो वो होगा। ना, अभी बेल पे CBI जांच तो है, लेकिन ये चूंकि
गिरिवाला सिंह बाहर हैं तो अपने ओहदे का इस्तेमाल कर, जैसे उन्होंने बेल लिया, ऐसे इन्होंने टेम्पर एविडेंस कर दिया। यस, उस पर नोटिस। अब मैं आता हूँ, बहुत सारी बात वकील साहब ने कही, आप उत्तर देना चाह रहे थे और हम समझना चाहें क्यों आपकी डिफर रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ। खैर वो समझा दिया आपने कि अगर किसी तरीके से एक एक्यूज जज के कमरे तक पहुंच जाए, जिला जज या सीजीएम या किसी में, और अंदर हो जाए, तो वहाँ से फिर उसकी सेफ्टी हो जाती है, जो अगर पुलिस के हाथ नहीं पड़ना चाहता है, क्योंकि वहाँ से वो जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस कस्टडी में भेज दिया। देखिए 3-4 इश्यूज़ हैं जो मैं बोलना चाहूँगा। जब भी कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जैसे कि भैया ने बात की, 174 सीआरपीसी, 194 बीएनएसएस में पुलिस पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, और जब इनका डेथ हुआ तो उस समय इसे एक सुसाइड केस मान के स्टेट इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि इसमें मर्डर के एंगल है कि नहीं, इसमें डाउरी के एंगल है कि नहीं, तो इस वजह से 1-2 दिन लेट हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एंटीसिपेटरी बेल कानून के अंतर्गत, स्टैच्यूटरी प्रोविजन के अंतर्गत हर एक्यूज्ड का राइट है, इवन वो मर्डर का विक्टिम हो या रेप का विक्टिम हो। तो इस केस में जहां प्रथम दृष्टया सुसाइड का केस रजिस्टर हुआ था, उसमें इस एक्यूज्ड को एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाने का हक था। तीसरी बात मैं बताऊं, आजकल पुलिस फेम पाने के लिए सीधे ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर दे रही है, और ऐसा हम उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान में देख रहे हैं। और ये मीडिया हाईलाइटेड केस था, तो हो सकता है कि एक्यूज्ड को ये डर हो कि बाहर अगर पुलिस पकड़ेगी तो मेरा एनकाउंटर कर सकती है, तो 30,000 का इनाम रख दिया गया। इसलिए उन्होंने 30,000 के नाम, जी, लेकिन इतने बड़े वकील हैं वो, नहीं, समर सिंह देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के सलाहकार, उससे बड़े मुख्तार अंसारी थे, उससे बड़े वो माफिया थे। समर सिंह का माफिया में नाम नहीं है, हालांकि उनका इसमें है, वो एक वकील भी तो रहे। मैं बता दूं, वकील भी रहे हैं, एनएलयू भोपाल से उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री की है। आज तक जीवन में कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं हुआ है, ट्रायल चलना है। एक एक्यूज्ड को आप इस तरीके से हरास कर देना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, अगर अगेंस्ट द आर्टिकल 21 है। अब मैं और बातों को बता दूं। इस पे मैं सवाल कर दूं सर? जी जी, क्योंकि मैं अपने जी एकदम, क्या होगा तो पूछना जी चाहता हूं। एकदम सवाल कीजिए, लेकिन उसके लिए 2 जवाब मैं दूंगा आपके सवाल के पहले। इस देश ने देखा 26/11 के हमले अजमल कसाब को, उसको भी फेयर ट्रायल दिया गया। इस देश ने देखा निर्भया जैसे केस को, उसमें भी एक्यूज को फेयर ट्रायल दिया गया। इवन इतने ब्रूटल रेप केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के नियम के फायदा लेते हुए एक एक्यूज आज भी बाहर है। तो फेयर ट्रायल इज राइट ऑफ द एक्यूज्ड, और मुझे लगता है कि ये सभी को मानना चाहिए। अब आप सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये सवाल पूछ रहा था। सबसे पहली बात तो जो गिरवाला सिंह की बात है, आपने कहा राइट है। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, बेल राइट है, लेकिन दूसरा पक्ष यही तो कह रहा है कि ये बेल राइट है, ठीक है बेल दे दी, लेकिन बेल का विरोध करना भी राइट है जी, और वो इसलिए राइट है कि अगर उसे लगता है कि बहुत प्रभावशाली आदमी, प्रभावशाली, अब चूंकि ये माफिया वगैरह जैसी चीज़ में नहीं है, अगर माफिया होता तो हम माफिया की बात करते, लेकिन कोई आदमी अपने पद की वजह से, अपने ओहदे की वजह से इतना प्रभावशाली है कि वो अगर बाहर रहता है तो वो केस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये मांग कर रहे हैं, वो तो ये नहीं कह रहे, वही मांग वाला तो यही कहेगा कि जो प्रभावित कर देंगे, ये कर देंगे, तो जो अदालत है वो कैंसिल भी तो कर सकती है। 1-2 टिप्पणी करना चाहता हूँ। यही आज सीजीआई कोर्ट का भी कहना था कि आपके पास अधिकार है कि बेल कैंसिलेशन हाई कोर्ट में या अपर कोर्ट में लगा सकते हैं। सिमिलर सिचुएशन कुलदीप सिंह सेंगर में हुआ था, जब 7 साल की कैद पूरी हो जाने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक अपील पेंडिंग है, इनको बेल पर इनलार्ज किया जा सकता है। विक्टिम ने क्या किया कि सोशल मीडिया पर जाके, मीडिया के सामने जाके जज को भद्दी भद्दी गाली दी, 50-50 लाख रुपए का आरोप लगाया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपको अपील करने का राइट यहाँ पे है तो आप क्यों इतना गलत सलत बोले। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 1 हफ्ते हुए हैं कुलदीप सिंह सेंगर के उस ऑर्डर को खारिज भी कर दिया जिसमें उनको बेल देने वाला था। तो कहीं ना कहीं आप जजों को गाली देके, सिस्टम को गाली देके, जजों को गाली देने का मतलब नहीं है, नहीं, वो तो आरोपी जज है, बाकी जजों से तो न्याय मांग रहा है। जी, बाकी जजों से न्याय, तो पूर्व जज हैं जिनके खिलाफ हत्या का आरोप लगा रहा है परिवार। अच्छा, एक चीज पूछता हूँ सर जी, अब हम लोगों ने कानूनी स्थिति, अब दो, आप चूंकि आपके 2 अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग राय है, अब मैं इसमें पूछता हूँ, चूंकि टोइसा शर्मा का परिवार कह रहा है ये मर्डर है, जी ठीक है, अभी तक जो भी कुछ आपने देखा है, आप चूंकि अदालत की बहस भी देखी है, आपने गिरवाला सिंह का वो मीडिया का इंटरव्यू भी देखा है, आपने सभी कुछ देखा, सब दोनों लोगों को पता है, अभी तक के केस में आपको क्या लगता है कि ये आपको मर्डर है या
भी है, जो भी, चाहे वो कोई सीडी आई हो, चाहे कोई बयान आया हो, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, मतलब हालांकि बाद में सीबीआई क्या ले आएगी तो तब हम आपसे पूछेंगे वो सबूत ले। अभी तक के जो सबूत हैं, अगर सबूत यही रहते हैं तो समर सिंह, गिरवाला सिंह सजा पाएंगी या नहीं पाएंगी? अब इसका लीगल आंसर भी दूंगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के बारे में भी बताऊंगा कि आज तक जो मुझे इस केस में, अभी मेरा जो ओपिनियन है, ये अगर मैक्सिमम केस होगा तो अबेटमेंट टू का होगा। ना ये डाउरी का केस है, ना ये मर्डर का केस है। ये हो सकता है कि के लिए इंस्टिगेट किया गया हो, इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया हो। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज तक किसी भी केस में इंस्टिगेशन फॉर के लिए कभी किसी को कन्विक्ट किया ही नहीं है। अगर ये होगा तो देश की आज़ादी के बाद, संविधान बनने के बाद पहला केस होगा जिसमें कन्विक्शन होगा। अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। उसके लिए भी बता दूं, इंस्टिगेशन टू में एक चीज़ बहुत प्रॉम्प्ट होती है कि आपने अभी इंस्टिगेट किया और उस व्यक्ति ने तुरंत डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होके उसमें कर लिया हो। केस बताता हूँ, मेरी जानकारी में है, वो लोग जेल में हैं जी, परिचित भी हैं। एक पति जहर खा लेता, मैंने वो खबर की है। मैं अस्पताल में देखने जाता हूँ, वो मुझे मिलता है जहर खाता है, अंतिम समय में वो जाता है और मजिस्ट्रेट वहाँ पहुँचते हैं उसका जो बयान लेने, मृत्यु पूर्व बयान लेने, तहसीलदार होते हैं, उन्हें मजिस्ट्रेट के रूप में जाते हैं और वो वहाँ पर जाके कहता है कि साहब मेरी पत्नी एक पड़ोसी के साथ भाग गई और उसने मुझे, जब मैंने उसे रोका तो उन लोगों ने पीटा और चले गए, मुझे बहुत अपमान, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद वो मर जाता है, उसकी तमाम पोस्टमार्टम सारी चीज़ें होती है, वो जहर खाया हुआ होता है। 1-1.5 साल बाद वो लोग गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तार होने के बाद वो जेल चले जाते हैं और अदालत, एक जिला अदालत ने फ़िलहाल उन्हें अभी जो है 7 साल की सज़ा बोल दी। अब वो हाईकोर्ट वगैरह जाएंगे, वो वाली बात है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं जी, बहुत बारी होती है। आप किस तरह का डिसीजन? जी देखिए, मैं बताता हूँ कि अभी हम लोग कुछ दिनों से ट्रेंड देख रहे हैं। सवाल सर इसलिए किया कि आपने कहा केस में इंस्टिगेशन टू में हाँ। सुप्रीम कोर्ट से कोई कन्विक्शन आज तक नहीं हुआ। जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट आए हैं एक्विटी हुई हैं। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, फिर सर के पास जाइएगा। पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक ट्रेंड देख रहे हैं कि पति होता है तो पत्नी का प्रेमी आता है, मारता है और कहता है कि अरे यहाँ तो लूटने आए थे। पत्नी होती है तो पति का जो है हत्या हो जाती है और कहे कि लूटने आए थे इसलिए उस समय विरोध किया तो हत्या कर दिए। तो हर एंगल से जाँच होनी चाहिए। मुझे भरोसा है CBI पे, मुझे भरोसा है ऑनरेबल कोर्ट पे, जरूर इसमें अच्छा निर्णय आएगा। लेकिन आएगा। अभी तक के सबूत क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी तक के सबूत तो बहुत मैक्सिमम अगर केस हो सकता है तो इंस्टिगेशन टू अबेटमेंट टू हत्या का नहीं हो सकता, क्योंकि 2-3 चीज़ें बड़ी सामने की बात है कि CDR रिपोर्ट जो उनकी माता ने पब्लिश किया है, वैसे तो करना नहीं चाहिए किसी एक्यूज्ड को। उसमें देखा जा रहा है कि लड़की आधे घंटे पहले छत पे गई है और ये लोग आधे घंटे बाद बॉडी लेकर नीचे आ रहे हैं। लेकिन हमने उस वीडियो में एक चीज़ देखा, वो बॉडी लेकर नीचे आ रहे हैं लेकिन गिरवाला सिंह का कोई फर्क ही नहीं, वो इधर टहल रही है, लाश ऊपर से आ रही, कुछ चौंक भी नहीं रही तो वही चीज ना, तो यहाँ तो हत्या कोई चिंता भी नहीं। यही चीज, अगर कोई लड़की खुद से सुसाइड करती है तो मर्डर तो हो नहीं सकता। घर में अगर कोई आत्महत्या होती है तो आदमी चौंकता है, सांस होने के नाते ऊपर दौड़ भी सकती है। वही बात, आम जनता की बात, कानून की बात। जैसे अब कोई लड़की आधे घंटे पहले छत पे गई खुद की, तो वो अबेटमेंट होगा ना, अगर हमने उकसा दिया कि समझ गया। आपका पूरा फैसला, आपका अभी तक के जो सबूत देख करके, आगे के सबूत नहीं, आगे के आएंगे तो उसमें हम आपके CBI लेके आएगी तो फिर आएंगे आपका, हो सकता है आप कहें कि हत्या है, हो सकता है आपका हो सकता है कुछ नहीं निकले, वो हम नहीं कह रहे हैं। आज तक के सबूतों के हिसाब से आप कह रहे हैं मर्डर नहीं है, अधिकतर ज़्यादातर के लिए प्रेरित करने का मामला, के लिए प्रेरित करना। अब आते हैं सर आपके पास, क्योंकि हम अंतिम सवाल आप ही से है, क्योंकि इधर से डिसीजन आ गया है लगभग अभी तक के सबूत हो। हम सब लोग आगे की बात नहीं कर रहे हैं, CBI आगे बहुत बड़ी चीज़ भी ला सकती है दर्शकों, हम आज तक की बात कर रहे हैं। तो आज तक के जो सबूत आपने देखे, जी मुझे वैसा लगने लगा जैसे आप वकील हैं, मान लीजिए मुझे लग रहा है आप फेवर कर रहे हैं, एक तरीके से गिरवाला सिंह की तरफ से वकील लग रहे हैं और आप लग रहा है दूसरी तरफ से। नहीं, विक्टिम एक बात हो रही है, आप उस पक्ष को मजबूत कर रहे हैं, उस पक्ष को मजबूत कर रहे हैं, तो उस पक्ष की बात है। मुझे क्या लग रहा है, क्या आपको क्या लगता है ये मामला के प्रेरित होने तक ठहर जाएगा, या ये कोई सबूत ऐसा है जिसमें जो हत्या का मामला अभी तक आपको दिख रहा है, तो वो कौन सा मामला दिख रहा है, क्या दिख रहा है? देखिए, 2-3 तरीके से की जा सकती है, डूब करके, फांसी लगा करके, जहर खा करके, लेकिन कोई ऐसे नहीं हो सकती कि बॉडी का इंटरनल पार्ट पे जाके चोट लगा ले, पूरी इंजरी हो, बाइट मार्क हो, और बहुत सारी चोट इनके बॉडी को जब उतारा गया। कहाँ से पता? बिल्कुल, फर्स्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो रिपोर्टिंग हो रही, देखिए बहुत सारी चोटें अभी आई हैं। और चूंकि मैं आपको इसलिए अभी एक चीज़ और ऐड कर दूं, आप जो कह रहे हैं कि उतारा गया,
लास्ट सीन थ्योरी ये भी देखा जाना है कि छत पे पहले तो कोई और इन्वॉल्व वहाँ था नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। वो हो जैसे सकता है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, आज तक जो कुछ है उस पे बिल्कुल बताइए। आज तक। और चूंकि मैं इसमें अभी पूरा कन्विक्शन इसलिए देना मुश्किल है क्योंकि एक एटॉप्सी की रिपोर्ट अभी आ रही। मैं आपको बताऊं, एटॉप्सी रिपोर्ट में ही कॉज ऑफ डेथ पता चलता है। एटॉप्सी रिपोर्ट मैनिपुलेट की जा सकती है, जो मैं अभी 10 मिनट पहले भी यही कह रहा था। लोकल इन्फ्लुएंस वहाँ है और कहीं न कहीं ऑनरेबल हाईकोर्ट के अब तो लीजिए, हो मैं रहा कह है रहा हूं, ना। नहीं बिल्कुल हो गया। ऑनरेबल जजेज, देखिए हम आप पत्रकार और वकील कुछ भी कह लें, नहीं, आप सुन बहुत लीजिए ना। महत्वपूर्ण हैं। नहीं आप ही वही तो सजा मैं दिलाते बिल्कुल हैं, वही मैं बचाते सजा- हैं। लेकिन जो एक हाईकोर्ट के जज होते हैं वो 10 साल 15 साल की वकालत के बाद जाते हैं, जुडिशल सर्विस से प्रमोट होकर जाते हैं। वो अगर किसी रिट को या किसी पिटीशन को एडमिट कर रहे हैं तो प्राइमा फेसाई उनको सब्सटेंस दिखता है कि कुछ है बात। उन्होंने विक्टिम के फादर के सेकेंड ऑटोप्सी की रिक्वेस्ट को इसलिए कंसीडर की कि उन्हें लगा कि ऑटोप्सी में लेकुना है, इंटरफेयर मैनिपुलेशन हो सकते हैं, इसीलिए दूसरी ऑटोप्सी एम्स दिल्ली की टीम गई। चूंकि बॉडी को यहाँ लाना मुश्किल नहीं था प्रैक्टिकली, वहाँ गई, -80 डिग्री पे उसको रखा गया था टेम्परेचर पे। तो यहाँ की टीम 4 डॉक्टरों की टीम वहाँ गई है, ऑटोप्सी कंप्लीट हो गए, बिस्तरा सुरक्षित कर लिया गया। अब इसको चूंकि डिटेल रिपोर्ट अब अवेटेड है, अभी चूंकि आज सिद्धार्थ दबे कह रहे थे, लेकिन प्रथम दृष्टिया ये सबूत साफ साफ जाहिर करते हैं कि मर्डर कॉन्स्पिरेसी विथ मर्डर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी इंजरीज हैं, बहुत सारे उसके व्हाट्सएप चैट्स हैं। देखिए एक घटना नहीं होती, प्रीवियस कंडक्ट, एविडेंस एक्ट अगर पढ़ेंगे, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये डॉरी डेथ का मामला है, सेक्शन 80 में इनका कन्विक्शन जो है हो सकता है। कुछ मिला है दहेज का बिल्कुल मिला है, दहेज की डिमांड्स हैं कहीं। देखिए टॉर्चर जो है डॉरी डेथ में सिर्फ डॉरी की वजह से नहीं होता, हो सकता है किसी को आप फॉर एग्जांपल किसी रंग काला है, अब उसको काल मुंही भी बोल देंगे, एक उदाहरण, डॉरी हट जाए। नहीं डॉरी नहीं हटेगा। अभी चूंकि बहुत सारे व्हाट्सएप चैट अभी हुए हैं, बहुत सारी चीजें अभी एविडेंस होनी है, बहुत सारे एविडेंस के, चूंकि टेस्टिमनी जब प्रोसिक्यूशन विटनेस तैयार करता है उसके बाद चूंकि मेजर उनके भाई हैं, उनके भाई से पूछताछ होगी, इनके उससे पूछताछ होगी, सबूत आएंगे। अभी पुलिस तक का के सबूत स्टडी पे आपको मर्डर लग रहा है। मेरे हाँ बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी विथ मर्डर लग रहा है कि इनका दहेज हत्या का पूरा मामला है। और एफपीसी भी जो सेक्शन 80 है बीएनएस की, वो भी लागू है। और एज पर लॉ अगर आप देखेंगे तो जो लॉ का प्रोविजन है उसमें डॉरी डेथ में, वो सेल्फ प्रिज्यूम है, मीन्स की प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, डॉरी डेथ, ये कोर्ट भी मान के चलेगा कि प्रिजम्पशन ऑफ डॉरी डेथ इन्होंने किया है। अभी तक अगर आप पूरा श्रृंखला बजा और कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, हत्या का आरोप है, अभी आरोपी हैं। और ये संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो कि शारदा बिरदीचंद का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेज के बेंच ने डिसाइड कर चुका है 1984 में, ये पूरा प्रक्रिया अगर चलेगा तो इनको जो है डॉरी डेथ में कन्विक्शन इनकी होनी। तो ये दोनों वकीलों की गहन बहस थी। हमारे इस तरफ वकील विशाल सिंह जी हैं, और जैसे आपने बताया कि जज हैं, तो ये सब भी 10-10 साल से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। इनमें से कब कौन जज बन जाए ये भी नहीं पता। लेकिन बिल्कुल आप लोगों से मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आप उसी तरीके से सोच रहा हो, उस तरह से केस लड़ रहा हो, तो ये निश्चित तौर पर अलग अलग ओपिनियन होना जाहिर सी बात है, हो सकती है। तो ये हमारे वकील साहिबान की जो थी राय थी, अलग अलग थी। आप लोग इस पूरे केस को कैसे देख रहे हैं? अगर आप मध्य प्रदेश से देख रहे हैं और आपको पता है कि गिरवाला सिंह, जैसे यहाँ बात हुई, क्या वास्तव में उनकी इतना लकलका समझ रहे हैं आप? नहीं, स्टेटस है कि वो वहाँ पर, हाँ बिल्कुल इसमें मैं एक चीज़ कह दूंगा, जो कि आप बिल्कुल अभी जब आप समराइज कर रहे थे उस चीज़ को मैं एक कहते हैं उनका दबदबा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब विक्टिम के फादर अपनी बेटी की रिपोर्ट कराने के लिए आपको न्याय लेने के लिए कोर्ट जाते हैं, कोई वहाँ का वकील उनका कोर्ट केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आप दबदबा समझिए, उस लेवल का दबदबा है। तो मैं मानता हूँ कि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन, देखिए अगर कोई प्राइवेट वकील केस लेने के लिए नहीं तैयार है तो लीगल अथॉरिटी है स्टेट की। देखिए एक बात बता दें, लीगल अथॉरिटी है, वो ले सकता है, और अंत में प्राइवेट वकील ही तो लड़ रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा इसमें कि इस एंगल से लोग देख रहे हैं कि है मर्डर है, ये एंगल क्यों नहीं देखा जा रहा है कि हो सकता है कि मेडिकली अनफिट हो सकता है कि प्रेगनेंसी अबॉर्ट कराने के बाद कुछ ऐसी समस्याएं हो जो लड़की सबसे नहीं बता रही है। ऑनरेबल कोर्ट में आज 1 नंबर कोर्ट में प्राइवेट वकील साहब भी थे, उनका मीडिया इंटरव्यू देख ली, उनको थ्रेट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं और बहुत सी चीज़ें हुई हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि दोनों वकीलों की बात से है तो समझ में आया, जब मुझे नहीं पता था कि कोई प्राइवेट वकील तैयार ही नहीं था। हालांकि अब मैं ये मान के चल रहा हूँ, जब मामला इतना आगे आ गया, सीबीआई के पास चला गया, तो फिर किसी बड़े वकील ने लिया होगा वहाँ पर आकर भी, क्योंकि फिर केस लड़ने से भी कद ऊँचे होते हैं, ये भी होता है ना। तो मैं समझता हूँ किस लेवल का आप कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मामला बहुत बड़ा है। क्योंकि हम जब गांव देहात के लोग ये आरोप लगाते हैं ना कि वो बहुत ताकतवर आदमी है, हमारी नहीं सुनी जा रही है, हमारी ना सुनी जा रही है, तो हमें लगता है कि ये खाली ड्रामा कर रहा है। सच्चाई ये है कि दमदार लोग
पुलिस और कानून से खिलवाड़ करते हैं। यहाँ पे किया गया नहीं किया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वकील, प्राइवेट वकील किसी केस को नहीं लड़ने को तैयार हैं तो समझ लीजिए दबदबा तो था, और दबदबा है या नहीं है, आगे रहेगा पता नहीं। और कानून भारत का इतना सख्त है, अच्छे अच्छों का दबदबा ख़त्म कर दिया, बहुत से चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा है, तो कई बार मीडिया से बात करते समय भी सावधानी रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। शायद मुझे लगता है बिल्कुल विक्टिम के पक्ष की बात कही है कि कोई चीज़ सबूत ना बन जाए आपके खिलाफ, और ऐसी चीज़ ना निकल जाए नादानी में जिससे जो एक्यूज्ड है वो लाभ उठा ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये पूरा कैसा लगता है बात? अगर आप मध्य प्रदेश हैं, आप कुछ जानते हैं, तो मुझे ये जरूर कमेंट करिए, गिरवाला सिंह का दबदबा मध्य प्रदेश में है नहीं है, समर सिंह का दबदबा मध्य प्रदेश में है नहीं है, कमेंट में बताइएगा। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेन गौड़, वन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.